अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा 13 सेशन है और आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है जी फाइल हैंडलिंग इन C++। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जी फाइल हैंडलिंग में फाइल चीज़ क्या है और हमें फाइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम फाइल की इन पर्टिकुलर बात करें तो फाइल को अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक है, which stores on a particular area of disk। disk मीन आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। अच्छा जी, ये है आपकी फाइल की डेफिनेशन। तो बेसिकली फाइल्स होती क्या हैं? अगर आप अपनी डेली लाइफ की बात करें तो आप बहुत सारी फाइल्स पे काम कर रहे होते हो। जब आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करते हो, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट फाइल्स आप बना रहे होते हो। लेट से अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जब हम फाइल बनाते हैं तो वो एक्सटेंशन डॉट डॉक्स के साथ आपके पीसी में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, ये वो फाइल्स होती हैं जो आपकी परमानेंटली आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर स्टोर हो रही होती हैं कि इवन आप अपनी डिवाइस को बंद भी कर दो, शट डाउन भी कर दो, तो फिर भी आपको ये अवेलेबल होती हैं जब आप दोबारा से अपना पीसी स्टार्ट करते हो या उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो बेसिकली फाइल आपका रिकॉर्ड या डाटा को, जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसको कंबाइन करके अपने पास रखती है, उसको स्टोर रखती है एज परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों की बात की थी, लेट से अगर मैं बात करूं एरेज की, तो तब भी मैंने कहा एरे इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक है, तो वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा था, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने कहा हुआ था वो कौन सा डाटा है, होमोजीनियस टाइप का डाटा है। ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी हमने कही थी कि एरेज तो उसी टाइम पर क्रिएट की जाती है जिस टाइम पे कोड रन होता है। ठीक है, यानी कि वो स्टैटिक एरेज थी और वो क्रिएट होती है और उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है तो उनकी मेमोरी से स्टोरेज भी खत्म हो जाती है। ठीक है, परमानेंटली। इसी तरह से जब हमने स्ट्रक्चर्स की बात की तो स्ट्रक्चर्स में भी ऐसे ही हुआ कि स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट किए, जैसे ही प्रोग्राम एंड हुआ तो उसमें जितनी भी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा था हेट्रोजीनियस टाइप का, वो सारा भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं फाइल्स की। फाइल्स भी अपने अंदर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ही रखेंगी, लेकिन वो परसिस्टेंट स्टोरेज हमें प्रोवाइड करेंगी। दैट मीन्स कि जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी तो जो आपकी फाइल में डाटा स्टोर होगा वो वहीं पे स्टोर रहेगा, वो प्रोग्राम के एंड होते ही हमारी वो चीज़ मेमोरी से डी एलोकेट नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली फाइल्स का कॉन्सेप्ट आपकी परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए या परमानेंट स्टोरेज के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ C++ अगर हम बात करें तो इन C++ अगर हम फाइल की डेफिनेशन देखें तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है जी, which stored on secondary storage। ठीक है, तो बेसिकली ये रीज़न थी या ये वजह थी जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी फाइल्स को कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया। तो बेसिकली अगर हम लिस्ट डाउन करने लगे कि व्हाई वी यूज फाइल्स, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? पहली चीज कि ये हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है। ठीक है, परमानेंटली हमारे पास स्टोर हुई होती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, सेकेंडली जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा। ठीक है, थर्डली जब हमें डाटा को ट्रांसफर करना होगा, टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लिस्ट डाउन इन चीज़ों को करें कि किन वजूहात की बिना पर हमने फाइल्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था C++ में, तो रीजंस क्या थी
पहली चीज़ कि हमारे पास पहले परमानेंट स्टोरेज नहीं थी, सेकेंडली अब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें इतनी अमाउंट का डाटा नहीं हो सकता, इस टाइप का डाटा नहीं हो सकता, या वट जो भी आप, ठीक है। तो इसमें अब डाटा की टाइप की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डाटा के ऊपर साइज की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। प्लस परमानेंटली स्टोर हो रहा है और जहां मर्जी आप चाहें ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक फाइल से कॉपी किया डाटा को और दूसरी फाइल में आपने उसे जाकर या दूसरे डिवाइस में जाकर उसको वहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये रीजन थी जिसकी वजह से हमने फाइल्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था C++ के अंदर, ठीक है। अब जो C++ की हमारी फाइल्स होती हैं उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये हमारी C++ की फाइल्स हैं, और इसके ऊपर जब प्रोग्राम ने काम करना है तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ जी ये फाइल है और ये यहाँ पर इस तरह से इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, C++ की जो फाइल होती है, जब इसके अंदर हम फाइल्स को रीड करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर बतानी पड़ती हैं। लेट से एक पहली चीज़ जो हमें इसमें बतानी होती है वो होती है कि जी इट ऑलवेज टर्मिनेट विद EOF मार्कर, ठीक है। EOF मार्कर क्या होता है आपका? एंड ऑफ फाइल मार्कर। जो आपकी C++ में फाइल्स बनती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो अपने अंदर एक एंड ऑफ फाइल मार्कर ज़रूर स्टोर करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि वो इंटीमेट कर रही होती है कि फाइल अभी जो आपने सारी लिखी है या उसके अंदर जो डाटा स्टोर करवाया है वो सारा का सारा इस पॉइंट पे आकर एंड हो गया है। अगर आपने दोबारा से फाइल में कुछ चीज़ ऐड करनी है तो आप उसको बता सकते हो कि जी एट द एंड ऑफ द फाइल, जहाँ पे आपने एंड ऑफ मार्कर लगाया था उससे आगे आप ये चीज़ ऐड करें। ऐड करने के बाद दोबारा से वो एंड ऑफ मार्कर वहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली C++ में जब हम फाइल्स में काम करते हैं तो उसकी फाइल्स हमेशा एंड ऑफ फाइल मार्कर के साथ टर्मिनेट होती हैं, ठीक है जी। अब जब हमने फाइल्स को C++ में यूज़ करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? तो बेसिकली हमें C++ में एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी होगी अपने कोड के अंदर, और वो कौन सी लाइब्रेरी है जी? वो है जी fstream, ठीक है। पहले हमने अपनी पढ़ी थी IOStream, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम। वो हमें सी इन एंड सी आउट के फंक्शंस प्रोवाइड करती थी कि वो सी मीन कंसोल पे इनपुट और कंसोल पे आउटपुट जो आपकी होती थी उसके लिए वो हमें फंक्शंस प्रोवाइड करती थी, और हम उन फंक्शंस को यूज करके अपनी इनपुट और आउटपुट यूजर को दिखाते थे या उससे गेट करते थे। अब जो एफ स्ट्रीम है वो हमें इसी तरह से इनपुट और आउटपुट के फंक्शन देगी टू स्टोर डाटा इन फाइल एंड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस होंगे इस लाइब्रेरी के जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हम फाइल्स के ऊपर डिफरेंट प्रोसेसिंग के फंक्शंस अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी फाइल स्ट्रीम कहलाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब हम इन पर्टिकुलर बात करें कि अब हम फाइल्स के ऊपर काम करेंगे तो फाइल्स के ऊपर हम क्या क्या काम एक्चुअली परफॉर्म करवा सकते हैं। तो बेसिकली फाइल्स के ऊपर हम बेसिक दो ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वो कौन से दो ऑपरेशंस हैं जी? पहला ऑपरेशन जो आप फाइल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो दैट इज रीडिंग का ऑपरेशन, ठीक है। रीड ऑपरेशन क्या करता है कि आपने अगर किसी फाइल सुनैर अपना माइक ऑफ करें। अच्छा जी, अगर आपने अपने फाइल से प्रोग्राम के अंदर कुछ भी रीड करना है तो उसको हम रीडिंग ऑपरेशन कहेंगे, और ये आपका कहलाएगा जी परफॉर्म किया जाएगा थ्रू इनपुट स्ट्रीम, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो आप इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो दैट इज राइट का ऑपरेशन, ठीक है। फाइल्स के ऊपर या रीडिंग हो सकती है या राइटिंग हो सकती है। राइटिंग जब करनी है तो राइटिंग हमेशा आपकी प्रोग्राम से फाइल के अंदर राइट किया जाएगा, ठीक है जी। और इसको हम कहेंगे जी ये आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमने परफॉर्म करवाया है।
बेसिकली हमारी C++ की फाइल्स के ऊपर काम करने के लिए हमें एफ स्ट्रीम इंक्लूड करानी होगी और एफ स्ट्रीम के थ्रू हम रीड और राइट के फंक्शंस परफॉर्म करवाएंगे। व्हेनेवर वी से कि हम रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग मीन्स कि हम फाइल से कुछ कंटेंट्स को रीड करके अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम राइटिंग की बात करेंगे तो दैट मीन्स कि कोई कंटेंट है या कोई डाटा है जो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू फाइल के अंदर राइट करवा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फाइल के परस्पेक्टिव से रीडिंग और राइटिंग है कि अगर रीड करना है तो दैट मीन फाइल से रीड करना है, और अगर राइटिंग है तो दैट मीन्स फाइल से राइट करना है, ठीक हो गया। ये दो ऑपरेशन हैं जो हम फाइल्स के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि किस टाइप की फाइल्स होंगी जो बेसिकली हम C++ के अंदर यूज करेंगे, ठीक है जी। तो अब उन टाइप्स को देख लेते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल, जब हम टाइप्स ऑफ फाइल्स की बात करते हैं तो हमारे पास फाइल्स की दो तरह की टाइप्स बनती हैं। एक बनती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो फाइल की टाइप्स के लिए यूज होता है दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। तो बेसिकली फाइल्स की जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे तो फाइल्स की टाइप्स दो तरह से हम डिस्कस करते हैं, एक इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज और दूसरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। फाइल्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ फाइल की स्टोरेज देखें, बाइनरी फाइल्स, ठीक है, और जो दूसरी फाइल्स आपकी कहलाएंगी वो बाद में। अच्छा जी, बाइनरी फाइल्स, पहले बाइनरी फाइल्स को देख लेते हैं। बाइनरी फाइल्स आपको ये पता है कौन सी होती हैं? बाइनरी मीन्स 0 एंड 1। जब 0 एंड 1 की बात आती है तो दैट मीन्स ऐसी फाइल्स जो अपने अंदर डाटा को जीरोस एंड वंस की फॉर्म में स्टोर करवाएंगी। तो इट मीन्स के दीज आर द फाइल्स व्हिच कैन स्टोर डाटा in same format as computer, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जीरोस एंड वंस की फॉर्म में आपके डाटा को स्टोर कर रही होती है, ठीक है। और इस वजह से क्योंकि ये सेम फॉर्मेट है जो कंप्यूटर यूज करता है तो क्या होता है आपके पास, तो जैसे ही वो सेम होगा तो इट मीन्स नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब आपका डाटा सेम फॉर्मेट में है जो मशीन लैंग्वेज है उसी के, तो फिर हमें डाटा को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। जब डाटा को हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो दैट मीन्स इट इज इजी टू प्रोसेस एंड फास्ट, ठीक है, फास्ट एंड इजी टू प्रोसेस, ठीक है जी। यस मैम। जब इजी टू प्रोसेस हो जाएगा तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इजी टू रीड एंड राइट फॉर कंपाइलर और कंप्यूटर, ठीक है। तो बिल्कुल मैम जी। बेसिकली, हाँ जी, जी मैम बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, ठीक है। बाइनरी फाइल्स की ये समझ आ गई कि ये अपने अंदर सेम फॉर्मेट रखती हैं, जीरोस एंड वन की फॉर्म में कंप्यूटर की तरह डाटा को स्टोर करती हैं, इस वजह से इनमें कोई ट्रांसलेशन नहीं रिक्वायर्ड होती। तो फाइल्स को जब प्रोसेस करना होता है तो ट्रांसलेशन नहीं रिक्वायर्ड, तो फास्ट हो जाती है और इजी टू प्रोसेस होती है। और लास्टली इनके अंदर नो एंड ऑफ फाइल मार्कर इज यूज्ड, ठीक है। कोई एंड ऑफ फाइल मार्कर नहीं इसके अंदर यूज होता। सेकेंडली जो हम बात करेंगे वो होती हैं जी आपकी उन फाइल्स को हम कहते हैं जी टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है जी। टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं आपकी? बेसिकली वो फाइल्स जो अपने अंदर टेक्स्ट डाटा को होल्ड करेंगी, दैट मीन्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ आस्की, ठीक है। आस्की फॉर्मेट जो हमारा होता है उसके अंदर जो आपकी फाइल्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है जी। टेक्स्ट फाइल्स अपने अंदर
टेक्स्ट डाटा को होल्ड करती हैं, ठीक है। टेक्स्ट डाटा में आ जाते हैं आपके नंबर्स भी, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, आपके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। वो आपके कैरेक्टर्स का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है। तो वो आस्की कैरेक्टर्स जितने भी हैं जो अपनी टेक्स्ट फाइल्स के अंदर आप स्टोर करवाओगे, वो सारी की सारी आपकी C++ में ट्रांसलेशन मांगेंगी, ठीक है। रिक्वायर्स ट्रांसलेशन, ठीक है। और दूसरी चीज, ऑलवेज एंड्स विद एंड ऑफ फाइल मार्कर, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल्स के अंदर एंड ऑफ फाइल मार्कर रिक्वायर्ड होता है ताकि उसको इंटीमेट किया जाए कि फाइल आपकी एंड हो गई है। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उनमें आपको एंड ऑफ फाइल मार्कर नहीं रिक्वायर्ड होता, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरेज वाइज इस तरह से हमारी दो फाइल्स की टाइप्स हो गई, एक बाइनरी फाइल्स और दूसरी टेक्स्ट फाइल्स। इसी तरह से जब हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारी दो फाइल्स बनती हैं, दो टाइप्स बनती हैं, ठीक है जी। एक टाइप आपकी कहलाती है जी सीक्वेंशियल फाइल्स, ठीक है जी। दूसरी टाइप को हम कहते हैं जी रैंडम एक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारी फाइल्स की दो टाइप्स बनती हैं, एक होती हैं जी सीक्वेंशियल और दूसरी होती हैं आपकी रैंडम एक्सेस फाइल। अगर हम सीक्वेंशियल फाइल्स की बात करें तो सीक्वेंशियल फाइल्स वो हैं जो रीड एंड राइट ऑपरेशन, both operation can be performed in a sequence। सीक्वेंस का मतलब है कि एक बार अगर आपने रीडिंग या राइटिंग स्टार्ट कर दी है तो वो वन बाय वन एक एक बाइट को सीक्वेंस में रीड करता जाएगा, ठीक है जी। और जहां तक उसे कहा गया होगा वो वहां तक उसको रीड करेगा, ठीक है। जो रैंडम एक्सेस होती हैं बेसिकली इनका दूसरा नाम कहा जाता है जी इनको डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स। डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स इनको इस वजह से कहा जाता है कि आप डायरेक्टली फाइल्स को ईदर यूजिंग इंडेक्स, ठीक है, यूजिंग इंडेक्स आप कहीं भी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो बेसिकली फाइल्स जो हैं वो आपकी दो टाइप्स की होती हैं और उनके दो ही कॉन्टेक्स्ट होते हैं। स्टोरेज वाइज भी उनकी दो टाइप्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी उनकी दो ही टाइप्स हैं, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो मुझे बता दें। नो मैम, क्लियर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी है क्या, ठीक है जी। एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी बेसिकली आपकी यूज होगी टू परफॉर्म IO operations इन फाइल, ठीक है। तो IO ऑपरेशन जितने भी आपने फाइल्स पे परफॉर्म करवाने हैं तो उसके लिए हमें एफ स्ट्रीम को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना होगा, ठीक है। तो जैसे पहले आप हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखते थे उसी तरह से अब आपने हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम भी उसके अंदर इंक्लूड करवानी है। जब आप एफ स्ट्रीम इंक्लूड कराते हो तो ये बेसिकली हमें दो तीन तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो ये हमें प्रोवाइड करती है दैट इज क्रिएशन ऑफ ए न्यू फाइल, ठीक है। उसके बाद हम ओपन ए एन एग्जिस्टिंग फाइल, और अगर कोई ओपन आपने करनी है फाइल जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो ये उस फाइल को पहले क्रिएट करती है और फिर उसके बाद उसको ओपन करती है, ठीक है। तो क्रिएट कर सकती है, ओपन कर सकती है फाइल को और फिर उसके बाद इसी के थ्रू आप रीड कर सकते हैं फाइल से, रीड फ्रॉम फाइल, ठीक है। एंड नंबर 4 ऑपरेशन आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज राइट डाटा इन फाइल, ठीक है जी।
तो बेसिकली ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं जो हम एफ स्ट्रीम के थ्रू अपने प्रोग्राम के अंदर फाइल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मैम एफ, क्लोज ऑपरेशन भी तो यहाँ पे हाँ जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलो। क्लोज ऑपरेशन भी कोई परफॉर्म होता है एफ स्ट्रीम में? एफ स्ट्रीम में क्लोज ऑपरेशन। क्लोज ऑपरेशन, हाँ जी फाइल्स को क्लोज भी करवाते हैं, वो भी मैंने यहाँ लिखा नहीं, वो भी लिख देते हैं, वो आगे जाके मैंने बताना ही था। अच्छा जी, ये ले ठीक है मैम। फाइल क्लोज, ठीक है जी। फाइल्स को जब आप ओपन करेंगे ना तो वो उसे क्लोज कैसे करना होगा, वो बेसिकली हम फाइल्स के ना एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए फिर हम अपने फाइल्स को ओपन करते हैं और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए हम फाइल्स को क्लोज कराते हैं। अब जो एफ स्ट्रीम है ना उसको बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है जी। अब वो दो कैटेगराइजेशन क्या है, एक तो है जी उसकी आई एफ स्ट्रीम की कैटेगराइजेशन, अभी मैं अलग अलग लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि आई एफ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट स्ट्रीम। ठीक है जी। और दूसरी जो हमारी कैटेगराइजेशन इसकी आती है उसको हम कहते हैं जी आउटपुट फाइल स्ट्रीम। हाँ जी ओ एफ स्ट्रीम। ओ एफ स्ट्रीम मीन्स आउटपुट ऑफ फाइल स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ठीक है। इसमें हाँ जी, पहली जो है वो हो गई आपकी आई एफ स्ट्रीम, दैट मीन्स इनपुट फाइल। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये दो कॉन्टेक्स्ट हैं एफ स्ट्रीम के भी आगे से, यानी कि एफ स्ट्रीम कोलेक्टिवली है। ठीक है। अगर आप उसके डिफरेंट अलग अलग से ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, आई एफ स्ट्रीम का अलग और ओ एफ स्ट्रीम का अलग, तो वो पर्टिकुलरली आई एफ स्ट्रीम में सिर्फ इनपुट वाले ही फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा, और अगर आप ओ एफ स्ट्रीम का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आउटपुट के फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों के फंक्शंस यूजिंग वन ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ना जब हम स्टूडेंट्स को अभी सी प्लस प्लस में प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो हम बच्चों को आई एफ स्ट्रीम का अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ओ एफ स्ट्रीम का अलग ऑब्जेक्ट बनवाते हैं। रीजन ये है ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें कि आई एफ स्ट्रीम के फंक्शंस को वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करें और ओ एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स को वो दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करें। तो उससे ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज नहीं होते दोनों के फंक्शंस के थ्रू, क्योंकि अगर एक ही ऑब्जेक्ट से आप करेंगे तो फिर समटाइम्स ना बच्चे मिक्स कर जाते हैं कि हमने अभी तो उसमें लिया था तो अब ये उसमें क्या कैरी करेगा, तो वो इससे ओवरराइड भी चीजें होने लग जाती हैं। तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि आप दोनों स्ट्रीम्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर उसके बाद इनपुट वाले सारे फंक्शन इनपुट के ऑब्जेक्ट से परफॉर्म करवाएं और आउटपुट वाले फंक्शन आप आउटपुट के ऑब्जेक्ट से परफॉर्म करवाएं। ठीक है जी। जी मैम। अच्छा जी, जब इनपुट ये स्ट्रीम की हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इनपुट स्ट्रीम के अंदर आपके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं जो उसने परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले चीज जो आपने इसकी बाय डेफिनेशन याद रखनी है, ये इनपुट फाइल स्ट्रीम है जो यूज होगी टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो चीज हम देखेंगे इसके अंदर, ये हमें क्या क्या अलाउ करेगी फंक्शन। पहली चीज ये हमें एक गेट का फंक्शन अलाउ करती है। दूसरी चीज ये हमें सी जी का फंक्शन अलाउ करती है। ठीक है। तीसरी चीज ये हमें टेल जी का फंक्शन अलाउ करती है। ठीक है। ये फंक्शन अभी क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो बेसिकली ये फाइल हमारी इन कामों के लिए यूज होती है। दूसरी तरफ जब आप अपने ओ एफ स्ट्रीम की तरफ आते हैं तो ओ एफ स्ट्रीम आपको क्या क्या अलाउ करती है, ये यूज होती है टू राइट डाटा इन फाइल। ठीक है जी। राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं जी पुट ऑपरेशन को। ठीक है। और पुट ऑपरेशन के साथ हम सी पी का
फंक्शन यूज करते हैं और टेल पी का फंक्शन यूज करते हैं। तो दैट मीन्स सीक और टेल दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। जब आप उसको IF स्ट्रीम के लिए यूज करते हो तो वहां पर आप उसका सीक जी यूज करते हो ताकि पता लगे कि इनपुट ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा है, और जब आप सीक करते हो फॉर आउटपुट ऑपरेशंस तो आप वहां पर सीक पी लगाते हो। और इसी तरह से टेल का ऑपरेशन है, जब आप इनपुट के लिए करोगे तो टेल जी लिखोगे और जब आप आउटपुट के लिए करोगे तो उसे टेल पी आप बताओगे। ठीक हो गया? मैम जो यहाँ आप पर सिंटैक्स थोड़ा, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा ऑपोजिट लग रहा है, जैसे कि अगर हम इनपुट फाइल करेंगे तो उसमें डाटा राइट नहीं होता। इनपुट करने का मतलब है कि जब आपने फाइल से डाटा को इनपुट कराना है, अपनी फाइल से उठाकर अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। और जब आउटपुट स्ट्रीम में जाते हैं तो आउटपुट स्ट्रीम क्या करती है, अब आपके प्रोग्राम से डाटा उठाकर फाइल में ले जाकर राइट करवाती है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। ये तो हो गए कि वो फंक्शंस हम फाइल के ऊपर परफॉर्म करवाएंगे। लेकिन जब आपने फाइल के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं तो ऑब्वियसली फाइल्स के ऊपर कोई ना कोई मोड्स होंगे टू एक्सेस दैट फाइल। तो फाइल मोड्स क्या होते हैं? बेसिकली फाइल मोड्स आपके डिफाइन किए जाते हैं टू ग्रांट एक्सेस। ठीक है जी। तो विच टाइप ऑफ एक्सेस इज ग्रांटेड टू ऑपरेट ऑन अ फाइल। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। अच्छा, विच टाइप ऑफ एक्सेस इज ग्रांटेड ठीक है जी। अब वो किस तरह की एक्सेस हो सकती है, कोई आइडिया है आप लोगों को? फाइल्स के ऊपर किस किस तरह की? मैम क्रिएट करना, ओपन करना, क्लोज करना। अच्छा जी, जब हम फाइल्स के मोड्स की बात करते हैं तो फाइल्स के वो यहाँ तो रीड ओनली मोड में हम खोल सकते हैं, ठीक है, या आप उसको राइट ओनली मोड में खोल सकते हैं, ठीक है, या आप उसको अपेंड मोड में खोल सकते हैं, या आप उसको अपेंड एट दी एंड मोड में खोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 3-4 मोड्स हैं। अभी बाकी मोड्स जो हैं वो मैंने उसमें लिस्ट डाउन किए हुए हैं आपके स्लाइड्स। ठीक है। तो इनपुट मोड आपका क्या करता है? IN इनपुट मोड। इनपुट मोड बेसिकली आपको अलाउ करता है टू रीड ओनली। ठीक है। यहाँ पर ऐसा होगा कि जब आप किसी भी फाइल को इनपुट मोड में खोलोगे, इन मोड लिखकर खोलोगे, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से डाटा रीड करने देगा, उसमें कुछ भी राइट नहीं करने देगा। ठीक है। ऑन दी अदर साइड अगर आप उसको आउट मोड में खोलते हो, दैट मीन्स आप उसको आउटपुट मोड में खोल रहे हो टू राइट डाटा। ठीक है। तो जब आप उसको राइट डाटा करने के लिए ओपन करोगे तो वो आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ राइटिंग अलाउ करेगी। ठीक है। जब आप उसको आउट मोड में खोलते हो तो एक और चीज भी होती है, वो ये होती है कि आप जब भी उसमें राइट करते हो तो अगर इफ ऑलरेडी सम कंटेंट स्टोर्ड इन फाइल, तो वो उसको क्या करती है, इट सिंपली ओवरराइड द डाटा। ठीक है। तो ये पिछले डाटा को ओवरराइड कर देती है न्यू डाटा के साथ। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या है? लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग्स में भी अपेंड को डिस्कस किया था। अपेंड का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग चीज लिखी हुई है उसके एट दी एंड पे जाकर आप अपेंड कर दें। तो अपेंड मोड जो होता है वो अपेंड करता है, अपेंड इन द एग्जिस्टिंग, ठीक है, बट इट ऑलवेज एंड अपेंड। ठीक है। जो आपका ATE मोड है वो आपका अपेंड करता है, अपेंड एनीवेयर इन द फाइल। ठीक
तो मैम ये कह सकते हैं ये अपडेटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है? सॉरी क्या? अपडेट करने के लिए फाइल को डेटा फाइल में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपने अपडेट करनी है तो आप अपेंड मोड में फाइल को ओपन करोगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हो पिछला कंटेंट आप ओवरराइट कर दो तो आप उसको आउट मोड में ओपन करोगे। ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं कुछ काम। अच्छा जी, जब भी आपने फाइल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, जैसे कि रीडिंग करनी है, राइट करना है, या जो भी करना है, आपको सबसे पहले फाइल को चेक करने की क्या फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर तो फाइल क्रिएट हुई या एग्जिस्ट करती है तो फिर आप उस फाइल को मस्ट ओपन। तो पहले दो परफॉर्म आपने एक्शन जरूर करने हैं। पहले ये कि आपकी फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर एग्जिस्ट करती है तो ही ओपन होगी, अगर ओपन होगी तो ही उस पर रीड या राइट ऑपरेशन होगा। और जब आपने रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना है तो फिर उस सब्जेक्ट को आपने क्लोज भी करके जाना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये अपनी सारे स्ट्रीम्स को फ्लश आउट कर जाती है प्रोग्राम के एंड पे, बट स्टिल गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि आप लोग खुद से प्रोग्राम में एक लाइन लिख के जाते हो कि जी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप उसको क्लोज करवा कर जाते हो। ठीक है, तो जब हम इसको कोड वाइज देखें कि किस तरह से हमने किसी फाइल को क्रिएट करना है या उसको ओपन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा जी, पहली चीज के फाइल आपकी क्रिएट कैसे होगी। तो जब भी आपने किसी फाइल को क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप उसे क्या बताएंगे, आपको उसे बताना होगा कि ये फाइल आपकी जिस तरह से समझ लो आपके कोई वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर किए जाते थे, उसी तरह से आपने पहले इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। तो लेट्स से अभी मैं आपको एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देती हूँ, एफ स्ट्रीम। ठीक है, एफ स्ट्रीम लिखना है आपने। उसके बाद आपने कोई उसका एक ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट का नाम लेट्स से मैं यहाँ पर रख लेती हूँ एफ ओ बी जे। दैट मीन्स कि मैंने फाइल ऑब्जेक्ट उसका नाम रखा है। ठीक है, जब आपने उस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे जी एफ ओ बी जे को यूज करें। ठीक है, और एफ ओ बी जे को यूज करते हुए डॉट ओपन का फंक्शन लिखें। ओपन के फंक्शन को हमें दो पैरामीटर्स पास करने होंगे, और वो पैरामीटर्स आपके क्या होंगे, एक तो आपने उसको बताना होगा जी डबल कोट्स के अंदर फाइल का नेम। ठीक है जी, फाइल नेम, और फिर नेम के साथ डॉट में उसकी एक्सटेंशन बतानी होगी। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन बताने के बाद आपने कोमा लगाकर उसको उसका मोड बताना है कि ये फाइल आपने किस मोड में ओपन करनी है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से आपने उसको बताना है कि आपने किस मोड में ओपन करनी है। लेट से आप दो डिफरेंट मोड्स में उसको खोलना चाह रहे हो तो आपको और का ऑपरेटर लगाकर उसको दोनों मोड्स डिफरेंटली बताने होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैम ये। अगर हम OF स्ट्रीम यूज करके फाइल को क्रिएट करें तो फिर हमें एक पैरामीटर पास करना है? अच्छा, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे करना है। अच्छा, ठीक है अभी मैम। ये बेसिक मैं बता रही हूँ सिंटेक्स वाइज, वो भी मैं आपको दोनों का डिफरेंटली अलग अलग भी करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने स्ट्रीम का उसको फाइल को ओपन किया। अब अगर लेट से मैं इसको कोड वाइज लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इसका कोड लिखने की कोशिश करूँ तो वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा जी एफ ओ बी जे। ठीक है, डॉट ओपन, लेट से मेरी फाइल का नाम है जी टेस्ट फाइल। ठीक है, तो मैं कहूँगी टेस्ट। हम लोग ज्यादातर काम करते हैं टेक्स्ट फाइल के ऊपर, txt फाइल के ऊपर। तो फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन बताई, उसके बाद कॉमा के बाद मैंने उसे बताया कि मैं उसको ओपन करना चाह रही हूँ इन इनपुट मोड। इसके अलावा मैं उसको ओपन करना चाह रही हूँ इन आउटपुट मोड, यानी मैं उसमें लिखना भी चाह रही हूँ और उसमें से रीड भी करना चाह रही हूँ। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि जी आपको किस तरह की चीज चाहिए। अभी लेट्स से कि अगर मैंने उसको एफ आउट के ऑब्जेक्ट के साथ ओपन किया हुआ था, ठीक है, यानी कि आउटपुट मोड में जो जुबैर मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, तो उस केस में हम क्या करेंगे,
तरह से लिखा है, और मैं अगर ये चीज स्किप कर देती हूँ तो फिर क्या होगी आपकी सिचुएशन। iOS का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम का क्या मोड आपने रखना है ये बताना है उसको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर आप स्किप कर देते हो सेकंड पैरामीटर iOS का, के फाइल को ओपन करते हुए आपने कौन से मोड में इसको ओपन करना है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ मोड्स जो हैं वो आपके रखे गए हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके मोड्स जो एफ स्ट्रीम के लिए यूज होते हैं वो क्या होंगे, और जो आपकी IF स्ट्रीम है उसके लिए क्या मोड होगा, और जो आपकी OF स्ट्रीम है बाय डिफॉल्ट उसका क्या मोड होगा। तो ये चीजें भी एक बार पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट मोड को डिस्कस। अगर आप कोई मोड नहीं बताते अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के बाद, तो उसको ओपन करते हुए फाइल को, तो बाय डिफॉल्ट वो देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के लिए आप ओपन कर रहे हो। अगर वो एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के लिए ओपन कर रहे हो और आपने उसको नहीं बताया कौन सा मोड है, तो वो उसको बोथ रीड एंड राइट मोड में ओपन करेगा, ठीक है। और अगर आप उसको IF स्ट्रीम के लिए सिर्फ ओपन कर रहे हो, तो IF स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम है, दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ उसको रीडिंग मोड में ओपन करेगा, ठीक है। और जो आपकी थर्ड OF स्ट्रीम मोड है, OF स्ट्रीम राइट मोड होता है, तो दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ उसको राइट मोड के लिए ओपन करेगा, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलरली उसको बताना चाह रहे हो कि इस पे कौन सा और मोड लगाना, तो आपको वहां पर बताना होगा एज पैरामीटर कि आप इस फाइल को किस मोड में ओपन करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे स्किप कर दोगे फाइल में मोड को, इफ यू स्किप मोड एज पैरामीटर देन डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक हो गया। यस मैम। मैम अगर मैं ऑपरेशन और हटा के यहाँ पर iOS आउट को निकाल दूँ, यानी कि एक मोड इस्तेमाल करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इफ स्ट्रीम के तौर पर एक्ट करेगा हमारा एफ स्ट्रीम। बिल्कुल, वो फिर IF स्ट्रीम के तौर पर आपका एक्ट करेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आप इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे। यस मैम, ठीक है। यानी कि कहीं भी हम इसको मोड के तौर पर भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। नो मैम, कोई नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम स्टॉप करते हैं और अपनी स्लाइड्स में देखते हैं कि बेसिकली हमने क्या स्लाइड्स में लिखा हुआ। मैम एक चीज बताइएगा काइंडली, जी, जब ये फाइल क्रिएट होती है तो ये किस डायरेक्टरी में जाके सेव होती है? आपकी फाइल उसी फोल्डर के अंदर जाके क्रिएट होती है जो आपने, जहाँ पर आपकी सोर्स फाइल पड़ी होती है ना, उस फोल्डर में वहीं पे स्टोर हो रही होती है। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। अच्छा जी, ये तो आपकी सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई है कि फाइल की डेफिनेशन क्या है, फाइल परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए, ट्रांसफर के लिए एंड ऑफ फाइल मार्कर आपको बताना होगा, ठीक है जी। IO स्ट्रीम में आप सी आउट सी इन के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करते थे, अब आप एफ स्ट्रीम में उसके रीड के लिए फंक्शन यूज करोगे, रीड और राइट के लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाइल्स हमने देख ली, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टोरेज, और बाइनरी फाइल्स होती हैं। इसी तरह से सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस फाइल्स हैं इन टर्म्स ऑफ फाइल की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती हैं जी स्ट्रीम्स। फाइल्स की स्ट्रीम्स को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास ओवरऑल C++ में स्ट्रीम्स होती हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है जी। वो स्ट्रीम्स वर्क किस तरह से करती हैं कि जो इनपुट स्ट्रीम होती है वो हमेशा फाइल से डाटा लेकर आती है और डाटा आपके प्रोग्राम के अंदर यूज होता है। इसी तरह से जो प्रोग्राम का डाटा होता है वो आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू आपकी फाइल के अंदर राइट या स्टोर करवा दिया जाता है, ठीक है। ये एक बेसिकली आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि बेसिक iOS फंक्शन होते हैं, उसमें आपकी आई स्ट्रीम भी आ जाती है और OS स्ट्रीम भी आ जाती है। यानी कि IO स्ट्रीम जो है आपकी, वो बेसिकली अपने अंदर आई स्ट्रीम और एस स्ट्रीम के फंक्शंस को कलेक्टिवली लेके बैठी होती है। जिस तरह से एफ स्ट्रीम का भी मैंने आपको बताया कि वो अपने अंदर IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम के फंक्शंस को लेके बैठी होती है, ठीक है।
तो बेसिकली आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम आगे से फर्दर आईओ स्ट्रीम के अंदर कैटेगराइज की गई हैं। तो ये बेसिकली एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें उसने दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप सारे डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो ले दे के आगे आईओ स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, आईओएस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एफ स्ट्रीम की क्लासेस। एफ स्ट्रीम की क्लासेस में आपकी आगे आ जाती है आई एफ स्ट्रीम की क्लास, जो आपको गेट जी, गेट, सीक जी और टेल जी के फंक्शन देती है। और ओ एफ स्ट्रीम आ जाती है, वो आपको उसमें पुट, सीक पी और टेल पी के फंक्शन देती है। ठीक है जी, वो सीक पी जो है वो फर्दर आपके लिए उसमें आपको डायरेक्शंस बतानी पड़ती हैं कि जी आपने बिगिनिंग से सीक करना है, आपने करंट लोकेशन से सीक करना है, या आपने एंड ऑफ द फाइल से सीक करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंट फाइल मोड्स। फाइल मोड्स आपके बताते हैं कि आपने किस तरह की फाइल के ऊपर ऑपरेशंस की एक्सेस प्रोवाइड की है। ठीक है जी, इस तरह से आप बताते हो जी फाइल मोड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी कि जब आप सिंपल सी इन और सी आउट कर रहे होते कंसोल के थ्रू, तो आप कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करते हो वो आपकी इनपुट स्ट्रीम में जाता है ऐसे। ठीक है, ये इनपुट स्ट्रीम में आपकी आएगा डाटा और फिर वो प्रोग्राम पे आपकी शो होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्राम से कोई भी डाटा आपके आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर जाता है और फिर उसके बाद आप उसको मॉनिटर या अपनी आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करवा देते हो। इसी तरह से जब फाइल्स की बात करते हैं तो बेसिकली प्रोग्राम से डाटा आउटपुट स्ट्रीम पे जाता है और फाइल में राइट करवाया जाता है। इसी तरह से फाइल से डाटा रीड किया जाता है, इनपुट स्ट्रीम में आता है और प्रोग्राम में यूज किया जाता है। ठीक है मैम एक्सक्यूज जी, मैम, क्वेश्चन यहाँ पर है एक। जी जी जब डाटा आपने बोला कि स्ट्रीम के थ्रू प्रोग्राम में जाता है जब हम एज अ इनपुट लेते हैं, तो जी। स्ट्रीम एक डाटा का फ्लो है या फिर ये भी एक मेमोरी का हिस्सा है? बच्चों स्ट्रीम बेसिकली जो आपसे हम स्ट्रीम बोलते हैं ना, बेसिकली फ्लो ऑफ डाटा है आपका। जो मैंने आपको जी, पहले शुरू बताया था इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम हम पढ़ रहे थे, तो वो एक ओके। समझिए मेमोरी में एक छोटा सा पार्ट सीपीयू ने उसको साइन किया हुआ है कि जब भी आपकी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस हमने कहा था क्योंकि वो स्लो होती हैं, तो मीन वाइल आप डाटा उस पर वो स्टोर करती है जो स्ट्रीम पे इकट्ठा होता है। ठीक है, जो डिवाइसेस से आ रहा होता है या डिवाइस पे जाना होता है, और फिर वो उसको कलेक्टिवली वहां से उठाती है और फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम में पिक करती है, या फिर वहां से प्रोग्राम से उठा के स्ट्रीम में एक बार इकट्ठा करती है और स्ट्रीम से उठाकर फिर आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले कराती है वन बाय वन। तो वो जो चीजें हैं स्ट्रीम बेसिकली इंटरमीडिएटरी समझ लो पोर्ट है। ठीक है, एक पोर्ट है आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और आपके प्रोग्राम के दरमियान में। ठीक है, जो आपके डाटा को होल्ड करके रखती है उस टाइम तक कि जब तक अगला रेडी ना हो जाए। ठीक है, यानी कि डिवाइसेस स्लो है तो जब तक डिवाइस पे वो चीजें डिस्प्ले करानी है तो मीनवाइल क्या प्रोसेसर वेट करता रहे कि मैं अब इसका डाटा इस पे डिस्प्ले होगा तो ही मैं अगला कोई काम करूंगा, तो वो स्ट्रीम पे रखवा देता है। स्ट्रीम से फिर वन बाय वन वो आपके आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होता रहता है, मीनवाइल प्रोसेसर अपने काम करता है। इसी तरह से जो इनपुट आपकी स्ट्रीम है वहां से अब वो वेट तो नहीं कर सकता कि आप कब आई प्रेस करो कब टू प्रेस करो, तो वो स्ट्रीम पे डाल देता है। स्ट्रीम पे डाटा इकट्ठा होता है, फिर वो एक बार आके स्ट्रीम से डाटा कलेक्ट करके ले जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैम ये यहाँ पर एक क्लियर और करते हैं पॉइंट कि आई स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम जो है इसका जो आपने कहा कि पार्शली मेमोरी मतलब होती है, तो हम नॉर्मली अगर हम कीबोर्ड से अनलिमिटेड कीज इंटर करते रहे तो वो बिल्कुल सही बात है कि कंप्यूटर उसको सिक्वेंशियली ही राइट करता है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी की मिस हो। तो ये जो इनपुट स्ट्रीम है क्या यहाँ पर मेमोरी की कोई फिक्स साइज इस तरह होता है या फिर ये हमारी जितनी भी इनपुट्स हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है? अच्छा, इस पे मैं आपको ये कहूंगी कि आप जब ना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का वो पढ़ोगे ना कोर्स, बिहार में मे बी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ो, तो उसमें आप लोग ना मेमोरी बफर के नाम से ना एक चीज पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रीम्स कह रहे हैं ना, बेसिकली इस चीज को हम मेमोरी बफर्स कहते हैं। जो आपके बफर होते हैं उसके बफर एक टेम्पररी आपको स्टोरेज दी जाती है, मेमोरी दी जाती है जिसमें आपकी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से डाटा आकर रखा जाता है और फिर उसके बाद इनपुट डिवाइसेस से लाके वहाँ पे रखा जाता है और फिर प्रोसेसर वहाँ से उठाता है। इसी तरह से प्रोसेसर लाके आपके आउटपुट के बफर के ऊपर चीज ला के रख देता है और फिर उस बफर से आउटपुट डिवाइसेस पे वन बाय वन चीजें डिस्प्ले कराई जाती हैं जिस तरह से उसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो बेसिकली जी। ये एक उसके अंदर ही इंटरनली एक चीज इंटीग्रेटेड है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होती है कि वो डिजाइन ही इस तरह से की जाती है। जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आप यही पढ़ोगे ना कि डिजाइन कैसे है और वो क्यों इस तरह से बनाया गया।
तो वही उसमें आप फिर देखोगे कि वो बताएंगे कि क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड होती है, क्लॉक चल रही होती है और उसने सिंक्रोनाइज करना होता है सारे डिवाइसेस को उसके अकॉर्डिंगली, तो वो इस वजह से उसने बफर बनाया होता है ताकि वो क्लॉक टिक के अकॉर्डिंगली उसमें से चीज़ें उठा के स्टोर करवा दे और फिर वहाँ से आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करवा दे। इसी तरह से इनपुट डिवाइस से जब वहाँ आ जाए तो उसने कुछ क्लॉक टिक्स असाइन की होती हैं, वो उन क्लॉक टिक्स के बाद दोबारा से आता है बफर पे और वहाँ से चीज़ें उठाकर ले जाता है। तो बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है जो आपकी समझ लो थोड़ा सा आगे जाके आप कंसेप्ट इसको मजीद इन डिटेल पढ़ोगे। तो अभी इसीलिए मैं सिर्फ आपको उसका एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एक टेम्पररी तौर पर चीज आपकी स्टोर होती है, लेकिन प्रोसेसर बाद में उसको आके वहां से पिक करके ले जाता है। ठीक है, यस मैम, ठीक है। उसके बाद आता है जी हाउ टू ओपन अ फाइल। एक फाइल को ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया कि जी उसके मोड्स आपने उसको बताने हैं। OF स्ट्रीम का डिफॉल्ट मोड है जी आउटपुट मोड, IF स्ट्रीम का डिफॉल्ट मोड है इनपुट मोड और F स्ट्रीम का डिफॉल्ट मोड है इनपुट और आउटपुट बोथ। ठीक है, ओपन जब करनी है कोई फाइल तो उसमें आपने फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, एफ स्ट्रीम अभी मैंने यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर आपको IF का करना है तो आप IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, OF का करना है तो OF का। कोशिश करें कि जिस चीज का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उसी से रेलिवेंट उसका नाम रखें ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट किस चीज का बनाया हुआ है। ठीक है, अब एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है भाई, मैंने फिलहाल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट ओपन फाइल नेम उसकी एक्सटेंशन डबल कोट्स के अंदर और उसके बाद उसके मोड बताने हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि जी एफ अंडरस्कोर ओबीजे एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लिया है और उसमें एबीसी डॉट डॉक्स मैंने लिया है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये फाइल एक क्रिएट होगी आपकी। ठीक है ठीक। जी, अब ये इनपुट आउटपुट बोथ मोड के लिए ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी आपके उस फोल्डर के अंदर तो दैट मीन्स ये पहले उसे क्रिएट करेगा और फिर उसके बाद आपको ओपन करेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो है मैंने एग्जांपल लिखी हुई वो OF स्ट्रीम के साथ दी हुई है। OF ऑब्जेक्ट मैंने लिया है और OF ऑब्जेक्ट के ओपन किया है abc.docs को फॉर आउटपुट मोड। ठीक है, आपने सुटेबल नेम उसके लिए लेना है और जब भी फाइल्स पे काम कर लेना है आपने एंड पे ऑब्जेक्ट को क्लोज करके जाना है। यहाँ पे अभी जैसे fobj डॉट ओपन किया है उसी तरह से आपने fobj क्लोज भी करके जाना है। ठीक है, एट द एंड यस ऑफ। मैम, आई थिंक जब तक क्लोज नहीं करेंगे वो परमानेंट मेमोरी में सेव ही नहीं होने नहीं देगा। नहीं नहीं, वो ये नहीं है। अब वो यही लिखा हुआ है कि जब आप टर्मिनेट करते हो प्रोग्राम को तो इट ऑटोमेटिकली फ्लशेज ऑल दी स्ट्रीम्स। ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं चीजें लेकिन स्ट्रीम्स जो होती हैं वो उसको फ्री करके जाता है। लेकिन हम प्रैक्टिस यही करते हैं कि हम इसको खुद से क्लोज करके जाएं। ठीक है, आगे ओपन और क्लोज का सिंटेक्स आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसमें ये दिखाया कि एक इनपुट स्ट्रीम है उसके थ्रू मैंने 3 फाइल्स ओपन कराई हुई हैं। ठीक है, तो पहले ओपन फाइल करवाई है text1 और फिर उसके बाद उसको क्लोज करवाया है आउटपुट फाइल डॉट क्लोज और इसी तरह से उसी स्ट्रीम को यूज करते हुए मैंने ओपन किया है text2 को और फिर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा के उसके बाद उस स्ट्रीम को भी उस ऑब्जेक्ट को भी क्लोज करवा दिया है। ठीक है जी, जी आगे आ मैम, जाती। ठीक। हाँ जी, जी ठीक है मैम। आगे आती है फाइल को ओपन और क्लोज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आयो स्ट्रीम लगाई, एफ स्ट्रीम इंक्लूड कराई, स्ट्रिंग इंक्लूड कराई है मैंने और उसके बाद नेम स्पेस std मेन में आए हैं। मेन के अंदर आके मैंने 2 वेरिएबल्स यूज किए हैं, डिक्लेयर कराए हैं। वो कौन से हैं, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम है नेम और दूसरा वेरिएबल मैंने रखा है जी कोस्ट का। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं फाइल के अंदर किसी आइटम का नेम और उसकी कोस्ट स्टोर करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, OF स्ट्रीम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, OF स्ट्रीम मीन आउटपुट का। अब मैं क्योंकि राइट करना चाह रही हूँ उसके अंदर स्टोर करवाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम रखा है fout अंडरस्कोर obj। ठीक है जी, उसके बाद आता है जी fout obj डॉट ओपन, यानी कि पहले मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके बाद अब मैं उस फाइल को ओपन करने लगी हूँ। फाइल का नाम मैंने रखा है test.txt और इसको आउटपुट मोड में मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैंने चेक किया है क्या मेरे ऑब्जेक्ट को उसने कुछ रिटर्न किया है ओपन करके। अगर तो ओपन करके उसने मुझे वाकई कुछ रिटर्न किया है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट fout डॉट अंडरस्कोर obj दैट मीन्स अगर उसने मुझे कुछ भी
इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न नहीं किया ओपन करने के बाद, दैट मीन्स फाइल ओपन नहीं हो सकी, तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले करा देती हूँ फाइल कुड नॉट बी ओपन। लेकिन अगर फाइल में ऑब्जेक्ट में कुछ उसने रिटर्न किया है तो हम आगे फर्दर काम करेंगे। अब ये चीज आपने नोट करनी है, पहले हम लिखते थे सी आउट, ठीक है, सी आउट लिखते थे, उसके बाद ये अपनी एंगल ब्रैकेट्स लगाते थे, उसके बाद जो भी आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना होता था उसे डबल कोट्स में लिखते थे, ऐसे ही था। अब यहाँ पर आपने, अब क्योंकि फाइल के अंदर लिखवाना है, तो जो आपने फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा उसका नाम आपने लिखना है, ठीक है। सी आउट नहीं लिखना, सी आउट लिखेंगे तो वो आपकी कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा, दैट मीन्स आपके जाकर वो ब्लैक स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आपने फाइल के अंदर कुछ राइट करवाना है तो फाइल का वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है और उसके साथ आपने वो ही सी आउट वाला ही पूरा सिंटेक्स फॉलो करेंगे, सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो एफ आउट ओबीजे, उसमें मैंने कीबोर्ड लिखवाया, उसके बाद एक न्यू लाइन दी है, न्यू लाइन में जाकर मैंने उसकी कॉस्ट 300 लिखवाई और न्यू लाइन दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को क्लोज किया है और IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर मैंने फाइल को ओपन किया है और उसको इनपुट मोड में इस बार ओपन किया है, ठीक है। चेक किया है कि क्या फाइल ओपन हो गई है, अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे, जैसे इनपुट स्ट्रीम में हम सी इन करते थे, बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ पर मैं एफ इन कर रही हूँ अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसमें से स्ट्रीम में से गेट करने लगी हूँ किस वेरिएबल के अंदर, ये नेम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो कीबोर्ड जो होगा वो नेम के वेरिएबल में आ जाएगा, अगली चीज जो होगी वो आपकी कॉस्ट के वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं सी आउट करवा दूंगी जो नेम के अंदर चीज आई होगी और जो चीज आपकी कॉस्ट के अंदर आई होगी वो उसमें डिस्प्ले करवा लूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज करवाया, रिटर्न 0 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब जब मैं इसको फाइल को जाकर चेक करूंगी तो ये बेसिकली यही आपका फोल्डर होता है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो का। और उस फोल्डर के अंदर आपकी जहाँ पर ये फाइल बनी होती है, सोर्स फाइल और ये सारी फाइल्स, वहां पर ही आपकी ये टेक्स्ट फाइल्स भी क्रिएट होंगी, ठीक है जी। तो मैंने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई थी वो, और ये उसकी मैंने जो डिस्प्ले करवाई थी वो चीज है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को बजाय चेक करने के हम एक फंक्शन बिल्ट इन होता है उसको यूज कर सकते हैं, इज ओपन का फंक्शन, वही कोड है, सिर्फ अब मैं उसमें ये करने लगी हूँ कि मैं एक तो चीज ये कि आपको मैं जो 2 स्टेप्स में चीज बता रही हूँ, पहले जिस तरह से हम करते थे इनिशियलाइजेशन और डेक्लेरेशन एक स्टेप में भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से यह है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है OF स्ट्रीम F आउट, और वहां पर बजाय डायरेक्ट ओपन के फंक्शन को कॉल करने के लिखने के आप डायरेक्ट उसको फाइल का नेम देके उसका मोड बता सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप इकट्ठा एक लाइन में कर सकते हो। उसके बाद आप इज ओपन का फंक्शन यूज करते हुए चेक कर सकते हो कि क्या फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। पहले मैं ऑब्जेक्ट को चेक कर रही थी कि ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू आई है या नहीं, अब उसकी बजाय मैं आपको एक फंक्शन का काम सिखा रही हूँ, वो क्या है जी, इज ओपन का फंक्शन। एफ आउट डॉट इज अंडरस्कोर ओपन के फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर फंक्शन ने हमें रिटर्न किया हाँ जी ओपन हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी वैल्यू, तो उसके बाद हम उसमें वो राइटिंग वाला सारा कोड डाल देंगे, एल्स हम क्या डिस्प्ले करवाएंगे जी, अनएबल टू ओपन फाइल, ठीक है, और रिटर्न 0, ठीक है। इस कोड की समझ आ गई है? यस मैम, समझ आ गई बिल्कुल। आगे फर्दर चलते हैं जी। क्लास एक्टिविटी आप लोग खुद से बैठ के परफॉर्म घरों में करना कि राइट अ प्रोग्राम दैट राइट्स इंटीजर्स इन फाइल। आपने यूजर से इंटीजर लेके फाइल में स्टोर करवाने हैं और फिर उसके बाद उन इंटीजर्स को रीड करना है फाइल से और किसी एरे के अंदर स्टोर करवा लेना है, और उसके बाद उन इंटीजर्स का आपने सम करना है जो फाइल्स में लिखे होंगे, ठीक है। फाइल पॉइंटर्स आगे आ जाते हैं। फाइल के अंदर कुछ पॉइंटर्स यूज होते हैं ताकि हम उसे पॉइंट करके बता सकें कि यहाँ से आपने रीड करना है, यहाँ से आपने राइट करना है, ठीक है। तो वो जो पॉइंटर्स हैं वो इनपुट पॉइंटर्स जो हैं वो कहलाते हैं जी गेट का पॉइंटर, और जो आपका आउटपुट पॉइंटर है वो आपका कहलाता है जी पुट का पॉइंटर, ठीक है। इनपुट पॉइंटर जो है वो बेसिकली 1 बाय 1 रीड करता है एक एक कैरेक्टर को आपकी फाइल के अंदर से। इसी तरह से जो पुट का पॉइंटर है वो 1 कैरेक्टर एट अ टाइम आपका राइट करवाता है या लाकर स्ट्रीम पर आपकी वो स्टोर करवाता है, ठीक है।
फंक्शंस ऑन फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर्स के ऊपर कुछ फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से हम उनकी पोजीशन और उनकी डायरेक्शन, ये दो आर्ग्यूमेंट्स उनको पॉइंटर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमें बता सके कि जी अब यहाँ से हमने इस पोजीशन से इस डायरेक्शन में रीडिंग करनी है या इस पोजीशन और इस डायरेक्शन से हमने उसमें राइटिंग करनी है। लेट्स से मेरी यही फाइल है, ठीक है। इस फाइल में मैं चाह रही हूँ बिगिनिंग से, तो पोजीशन क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग। आपको डायरेक्शन बता रही हूँ कि मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड मीन यूं आगे इसको रीड करना शुरू करें। लेकिन अगर मैं लेट्स से कहती हूँ यहाँ से आप रीडिंग करना शुरू करो और मूव बैकवर्ड, तो बैकवर्ड इज डायरेक्शन और पोजीशन जो है वो आप बताओगे। वो आप किस तरह से बतानी है वो मैं आपको सिंटेक्स बताती हूँ, ठीक है। टू मूव फाइल पॉइंटर और डिजायर्ड पोजीशन एंड मैनिपुलेट डाटा, ठीक है जी। सीक जी जो है वो आपका किस लिए यूज होता है, टू मूव गेट द पॉइंटर टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन, ठीक है। इसी तरह से इसका ये सिंटेक्स दिया हुआ है कि आपने एफ ओबीजे डॉट सीक जी उसको पोजीशन और डायरेक्शन देनी है, ठीक है। अब वो डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है, बिगिनिंग दे सकते हैं, एंड दे सकते हैं और करंट डायरेक्शन दे सकते हैं। ये करंट डायरेक्शन आएगी कहाँ से वो भी अब देख लेते हैं। इसी तरह से सीक पी जो है वो क्या है, वो भी मूव करना है पुट पॉइंटर को किसी स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर। उसके बाद आ जाता है टेल का पॉइंटर, तो टेल पॉइंटर बेसिकली यूज होता है गिव द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। गेट पॉइंटर अभी कहाँ पर खड़ा है तो वो टेल जी के थ्रू बताएगा। इसी तरह से अगर आपने पुट पॉइंटर की करंट पोजीशन लेनी है तो आप टेल पी के थ्रू उसको गेट करोगे, ठीक है। मैंने कुछ कोड लिखा था उसको अब देख लेते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एफ स्ट्रीम का, उसके थ्रू आपने एबीसी एक फाइल की ओपन की। ओपन करने के बाद आपने एक लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल के अंदर जिसका नाम मैंने लोकेशन रखा था, मैंने लोकेशन गेट की है कौन से पॉइंटर की, गेट पॉइंटर की, ठीक है। एफ अंडरस्कोर ओबीजे डॉट टेल जी, दैट मीन्स मैंने गेट पॉइंटर की लोकेशन गेट की है लोकेशन वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं तो मैंने m वेरिएबल लिया है लॉन्ग इंटीजर टाइप का और उसके अंदर मैंने p यानी कि पुट पॉइंटर की करंट लोकेशन गेट की है, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ उसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए सीक जी के फंक्शन के थ्रू मैं उसे कहती हूँ कि जी पोजीशन और डायरेक्शन उसे देती हूँ। पोजीशन अब मैं दे रही हूँ जी उसे 8, पोजीशन दे रही हूँ 8 बाइट पे जाओ फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है जी। बिगिनिंग से आपने 8th पोजीशन तक जो है वो रीड करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद सीक जी की बात करो तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जी स्टे एट करंट पोजीशन, कैसे, क्योंकि उसने कहा जो भी करंट आपके पास आई होगी वैल्यू सीक जी जी पॉइंटर यानी लोकेशन के अंदर जो भी करंट आपकी बाइट आई होगी और उससे आपने मूव कितना करना है, 0 करना है। दैट मीन्स उसी लोकेशन पे रहना है। इसका मतलब था कि यहाँ पर 8 बाइट्स आपने मूव करना है। तो लेट्स से अगर ये आपकी वो फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब है बिगिनिंग से 8 बाइट्स। तो बिगिनिंग से 8 बाइट काउंट करें तो बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स इस एज से जो 9th आपकी है यहाँ से आपने अपनी रीडिंग आगे फर्दर स्टार्ट करनी थी, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें अगर आपने स्पेसिफाई करनी होती है इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आपने रीड करना है या जो भी करना है, इस तरह की चीजें इन पॉइंटर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। इसी तरह से बताया कि एंड से 0th लोकेशन पे आपने जाकर अपना पॉइंटर प्लेस करना और उसके बाद आप बताएंगे कि जी आपने क्या फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल है कि आप जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव अगर दोगे तो वो मूव फॉरवर्ड करेगा, अगर आप उसको नेगेटिव में मूवमेंट्स दोगे तो दैट मीन्स वो बैकवर्ड्स बाइट को रीड करना शुरू करेगा। अब एम में जो भी पोजीशन आई थी तो वो बिगिनिंग से प्लस एम, लेट से अगर एम में 4 आई थी 4th बाइट, तो बिगिनिंग से 4th बाइट पर जाकर वहां से उसने रीडिंग स्टार्ट करनी थी। यहाँ पर करंट से 4th बाइट हो जाना था और यहाँ पर आना था करंट से -4। दैट मीन्स पहले अगर +4 था तो करंट से 1 2 3 4 यहाँ से यूं आगे उसने पढ़नी शुरू करनी थी फाइल को। लेकिन अभी वो कह रहा है कि करंट से बैकवर्ड पे आना है, -m में। दैट मीन्स लेट से अगर पॉइंटर यहाँ पर था तो वो -4 करेगा 1 2 3 4 और फिर पीछे की तरफ रीडिंग करना शुरू करेगा, ठीक है। करंट से -4 पे जाके और फिर रीड करेंगे ऐसे। ये यहाँ पे था अगर
तो पीछे -4 करें, 1 2 3 4, आई पे आए हैं, आई पर लाकर वो पॉइंटर को प्लेस करेगा और फिर उसके बाद सीक पॉइंटर को, और फिर उसके बाद यहाँ से वो आगे रीडिंग फर्दर स्टार्ट करेगा या राइटिंग जो भी उसने करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन फंक्शंस को पॉइंटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है अपेंडिंग अ फाइल। आपके पास, अब मैंने यहाँ पर ना स्ट्रिंग की बजाय कैरेक्टर एरे ली है और उसके अंदर मैंने पोस्ट अलग से एक वेरिएबल में ली है। ठीक है, ओएफ स्ट्रीम में आई हूँ, आउटपुट मोड में उसे एफ आउट ऑब्जेक्ट का नाम रखा है क्योंकि आउटपुट मोड के लिए मैंने उसे ओपन करना है। ठीक है, तो क्या किया है, ओएफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से मैंने अपेंड मोड में उसे ओपन किया क्योंकि मैंने टेक्स्ट में अभी पहले कुछ डाटा डाला हुआ था, तो मैं इसलिए अब उसे अपेंड मोड में ओपन कर रही हूँ। ठीक है, अपेंड मोड में ओपन किया है और उसमें मैंने पहले पॉइंटर की वैल्यू सीक की है कि उसे करंट पे ले आओ। ठीक है, और उसको 0th लोकेशन तक मूव करे। दैट मीन्स कोई पोजीशन नहीं दी, लेकिन उसे कहा कि करंट पे ही खड़ा रहे। ठीक है, उसके बाद यानी कि अगर मैंने पहले कीबोर्ड और 200 उसके अंदर स्टोर करवाया हुआ था और आपका पॉइंटर उस टाइम कहाँ पे खड़ा था, एट दी एंड पे, तो दैट मीन्स वही अभी उसकी करंट लोकेशन है। तो वो कह रहा है कि उसी करंट लोकेशन पे रहो और वहां पर मेरा डाटा राइट कराओ, दैट इज माउस, और फिर न्यू लाइन में जाके 150 और फिर न्यू लाइन में चले जाओ। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज कर दिया, फिर इनपुट स्ट्रीम में आए। इनपुट स्ट्रीम के थ्रू मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया इनपुट मोड में, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब दोबारा से बिगिनिंग स्टार्ट से 0th पोजीशन तक, यानी कि सबसे पहला जो आपका बाइट लिखा होगा वो आपने पॉइंटर के अंदर लोकेशन गेट करनी है, और फिर उसके बाद वहां से आपने रीड करना शुरू करना है हमारे नेम वेरिएबल के अंदर, और फिर उसके बाद पोस्ट वेरिएबल के अंदर, और फिर उसको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, जो भी आप चीज रीड कर लोगे, फिर उसके बाद दोबारा से मैंने नेम और पोस्ट में वैल्यूज ली हैं और फिर उनको डिस्प्ले करवाया। ठीक है, उसके बाद मैंने स्ट्रीम को क्लोज किया है और फिर रिटर्न 0 करवा दिया। अब लेट से अभी तो मैंने कीबोर्ड और माउस लिखे हैं, अगर इसमें 1000 आइटम पड़ी हुई थी तो फिर हम क्या करेंगे, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर लूप लगाना चाहिए और ये वाली स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखनी चाहिए कि वो रीड करता जाए और साथ साथ उसको हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता जाए। ठीक है मैम, यहाँ पर एक क्वेश्चन जी। स्ट्रिंग में मैम जो करेक्टर, फॉर एग्जांपल हमने करेक्टर एक रखा है, तो करेक्टर हमेशा टर्मिनेट होता है /0 पे, तो क्या वो /0 भी यहाँ पर शो करवाएगा? कौन सा करेक्टर /0 से टर्मिनेट होता है? स्ट्रिंग में जो लास्ट हमारे पास वैल्यू होती है ना। अच्छा, वो जब हम कंसोल की बात कर रहे थे ना, वो एक डिफरेंट चीज होती है क्योंकि वहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग्स वगैरह को इसी तरह से डील कर रहे होते हैं। अभी हम फाइल्स के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, तो फाइल्स में अभी हम नल को कंसिडर नहीं कर रहे उस तरह से। ठीक है, फाइल्स की स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और जब मैंने इसको डिस्प्ले कराया तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो गया। तो बेसिकली देखो, माउस के एंड पे वो 150 के बाद न्यू लाइन पे जाएगा, तो बेसिकली कर्सर आपका करंटली यहाँ पर खड़ा होगा जब आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज करोगे। ठीक है, अभी एग्जांपल 5 है, उसमें मैंने क्या किया है, वही कोड लेकर उस कोड के ऊपर अब मैंने लूप लगाया है कि अगर यूजर से भी मैंने वैल्यू लेनी है तो मैं लूप के थ्रू ले रही हूँ कि जब तक यूजर वैल्यूज एंटर करता रहे। मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर जब चेक किया था तो विजुअल स्टूडियो में Ctrl+Z आपका होता है, जैसे आप एंटर की प्रेस करते हो तो आपकी इनपुट जो होती है टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फाइल्स में आप इनपुट ले रहे होते हो तो फाइल की इनपुट को टर्मिनेट करने के लिए आपको Ctrl+Z प्रेस करना पड़ता है, एंटर की पे वो उसको टर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, तो Ctrl+Z आप जब विजुअल स्टूडियो में प्रेस करोगे इनपुट लेते हुए तो वहां पर वो आपकी इनपुट लेना बंद कर देगा। उसके बाद आगे आएंगे, उसने कहा है कि जब तक यूजर इनपुट करी जा रहा है, यानी कि जब तक Ctrl+Z नहीं यूजर प्रेस करता तब तक एफ आउट ऑब्जेक्ट जो है वो फाइल के अंदर जो भी आप वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यू लोगे वो उसमें डिस्प्ले कराते राइट करवाते जाओ। ठीक है, यानी कि आप यूजर से जो भी नेम और पोस्ट में वेरिएबल्स में उठा रहे हो, तो जब तक आप Ctrl+Z नहीं प्रेस कर देते तब तक आप वो सारी चीजें फाइल के अंदर राइट करवाते जाओ। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज किया है, उसके बाद आए हैं IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फाइल को ओपन किया है। ओपन करने के बाद हम देख रहे हैं कि जी रीडिंग करने लगे हम फाइल से। तो फाइल को रीड करने के लिए भी मैं क्या करने लगी हूँ, एक लूप लगाया है, और लूप मैंने लगाया है कि
जब तक मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो एंड ऑफ फाइल नहीं अपने अंदर गेट कर लेता, तब तक आप ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज फाइल से रीड करते जाएं और उसके बाद रीड करने के बाद उनको डिस्प्ले कराते जाएं। जब आप ये काम कर लेंगे, ऑब्जेक्ट को क्लोज करा देंगे और रिटर्न 0, ठीक है। अब जब हम ये काम करते हैं ना, तो इस लूप के ऊपर ना हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है जी। वो प्रॉब्लम ये है कि वो एंड ऑफ फाइल को ढूंढता रहता है और समटाइम्स ये होता है कि वो हमें पूरी तरह से डाटा को डिस्प्ले नहीं करवा पाता, ठीक है, ना ही वो आगे जा पाता है। तो उस केस के लिए फिर हम क्या करते हैं, हमने उस बग को इस तरह से रिमूव किया था कि हम डॉट गुड का फंक्शन है उसको यूज करते हैं। हम चेक करते हैं क्या स्ट्रीम, जब तक उसके अंदर डाटा आ रहा है फाइल से रीड करके, जब तक माई स्ट्रीम गुड है, ये ऑब्जेक्ट फाइल का है, ठीक है, उसके अंदर से हम वैल्यूज गेट करते जाने, जब तक फाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू गेट करते जाने, जब तक वो स्ट्रीम गुड है तब तक आप उसको रीड करते रहो और उसके बाद आपने उस स्ट्रीम को क्लियर करके तो फिर उस ऑब्जेक्ट को क्लोज करके आ जाना, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैंने खुद ही लिखती थी, क्योंकि समटाइम्स बच्चे उसको जब खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि डॉट गुड का फंक्शन कैसे लगना है या वाइल लूप से कैसे होना है। तो मैं ये चीज़ खुद ही फिर स्टूडेंट्स को बता दूँ, ठीक है जी।